हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट ना किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग लाइट चैप्टर से संबंधित प्रकाश का जो परावर्तन पहला चैप्टर है, फिजिक्स का पहला चैप्टर, उससे संबंधित हम टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम आपके लिए एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण का उपयोग, कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम लोग बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बच्चों एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में लेकर आ रहे हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण के उपयोग को लिखे। यह हमेशा बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमेशा 2 नंबर में पूछा ही जाता है। चलिए हम लोग बारी बारी से प्रत्येक पर देखेंगे। पहला स्थिति में अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग पहला देखेंगे तो पहला नंबर में आता है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण बनाने में किया जाता है। दूसरा नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर तथा सौर भट्टी के रूप में किया जाता है। तीसरा नंबर में डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के गला, नाक, कान, आँख इत्यादि जांच करने में किया जाता है। तो हम लोग अवतल दर्पण का 3 गो उपयोग देख लिए। पहला हजामत दर्पण बनाने में किया जाता है। दूसरा सोलर कुकर तथा सौर भट्टी के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा डॉक्टरों के द्वारा रोगियों को गला, नाक, कान, आँख एवं आँख इत्यादि जांच करने में किया जाता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे। साइड मिरर के रूप में दूसरा नंबर में उत्तल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है, गाड़ियों के अग्रदीपों के परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का तो उपयोग देख लिया। अब हम लोग समतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। समतल दर्पण का उपयोग है पहला ड्रेसिंग टेबल के रूप में। दूसरा सतह को चिकना बनाने में।
तीसरा जो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वह मतलब ऐनक के रूप में किया जाता है या चेहरा देखने में। तो हम लोग बारी बारी से तीनों का उपयोग देख लिए। पहला अवतल दर्पण का उपयोग देखें कि अवतल दर्पण का 3 उपयोग देखें। पहला हजामन दर्पण बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा सोलर कुकर तथा सौरभट्टी के रूप में किया जाता है। तीसरा डॉक्टरों के द्वारा रोगियों को गला, नाक, कान इत्यादि जांच करने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग देखें कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा गाड़ियों के द्वारा पश अग्रदीपों के परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग देखें ड्रेसिंग टेबल के रूप में किया जाता है, जो टेबल को सजाया जाता है चिकना के रूप में। फिर देखिए सतह को चिकना बनाने में किया जाता है और चेहरा देखने में। तो तीनों हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण का उपयोग देख लिए दर्पण से संबंधित। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी का नियम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी के नियम क्या है। तो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है। तो हम जानते हैं कि सामान्य तौर पर गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी तो आगे बनता है तो कभी तो दर्पण के पीछे बनता है। 2 स्थिति देखें, या तो दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा या तो दर्पण के पीछे बनेगा। इन दोनों स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी दिया गया है जिसी को हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं, या निर्देशांक परिपाटी दिया गया है जिसी को हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो देखेंगे हम लोग इससे संबंधित टॉपिक की चिन्ह परिपाटी क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी के नियम को लिखे। तो मान लेते हैं गोलीय दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह कभी दर्पण के पीछे या तो कभी दर्पण के आगे बनता है। इन दोनों स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए दिए गए चिन्ह परिपाटी को, दिए गए चिन्ह को या परिपाटी को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। एक बार और परिभाषा रिपीट, गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के कभी आगे बनता है या तो दर्पण के कभी पीछे बनता है। इन दोनों स्थितियों में दिए गए निर्देशांक परिपाटी को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी के नियम देखेंगे। तो सबसे पहले हम किरण आरेख की सहायता से इसको x मान ले रहे हैं और इसको x डैश, इसको y, इसको y और इसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं। तो मूल बिंदु को हम ध्रुव मानते हैं। तो गोलीय दर्पण में जो वस्तु की दूरी मापी जाती है वो हमेशा ध्रुव से मापा जाता है। तो ध्रुव से इधर की ओर हो गया, ऋणात्मक, धनात्मक। तो गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी के नियम। तो गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी का नियम निम्नलिखित है। तो पहला देखेंगे, गोलीय दर्पण में जो वस्तु की हमेशा दूरी मापी जाती है वह मूल बिंदु से मापा जाता है, लेकिन दर्पण में जो वस्तु की दूरी मापते हैं वह हमेशा सदैव ध्रुव से मापी जाती है। तो पहला नियम आ जाएगा गोलीय दर्पण में तो पहला नियम देखें, गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी या सदैव ध्रुव से मापी जाती है। अब गोलीय दर्पण में वस्तु को सदैव हम बाईं ओर रखते हैं, मतलब मूल बिंदु की बाईं ओर। तो बाईं ओर की जो दूरियां होती है वह सदैव ऋणात्मक होता है और दाईं ओर की दूरियां जो होता है वह धनात्मक होता है, मतलब यह प्लस में होता है और ऋणात्मक की ओर माइनस में होता है। तो दूसरा नियम होगा गोलीय दर्पण में
वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष की ऊपर की दूरिया धनात्मक एवं नीचे की ओर जो दूरिया होती है वह ऋणात्मक होता है। तो ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर जो होता है वह माइनस होता है। तो प्लस वाला धनात्मक, माइनस वाला ऋणात्मक। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरिया धनात्मक एवं नीचे की ओर मापी गई दूरिया ऋणात्मक होता है। तो तीसरा नियम में देखेंगे मुख्य अक्ष ऊपर की दूरिया धनात्मक एवं नीचे की दूरिया ऋणात्मक होता है। तो तीसरा हम लोग देखें कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरिया धनात्मक एवं नीचे की दूरिया सदैव ऋणात्मक होता है। अब चौथा हम नियम देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी का नियम कि ध्रुव के बाईं ओर की दूरिया ऋणात्मक एवं दाईं ओर की दूरिया धनात्मक होता है। या ऐसे कहेंगे आपतित किरण की दिशा बाईं ओर की दूरिया ऋणात्मक एवं आपतित किरण की दिशा की दाईं ओर की दूरिया धनात्मक होता है। तो लास्ट नियम देखेंगे ध्रुव के बाईं ओर की दूरिया ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरिया धनात्मक। तो चार हम लोग नियम देख लिए गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी का नियम देख लिए कि चारों नियम क्या क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो दर्पण सूत्र है, मतलब दर्पण सूत्र किसे कहते हैं उसके लिए हम फार्मूला हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से हम जानते हैं कि फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो v मतलब प्रतिबिंब दूरी, u मतलब वस्तु दूरी, f मतलब फोकस दूरी। तो v मतलब प्रतिबिंब दूरी, u मतलब वस्तु दूरी और f मतलब फोकस दूरी। हम लोग तीनों के बारे में चर्चा करेंगे कि u v f क्या है। तो v मतलब प्रतिबिंब दूरी और u बराबर मान लेंगे वस्तु दूरी और f बराबर मान लेंगे फोकस दूरी। तो वैसा सूत्र जिसमें प्रतिबिंब दूरी v, वस्तु दूरी u एवं फोकस दूरी f के बीच गणितीय संबंध को दर्शाता है उसी को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है, जहाँ v बराबर प्रतिबिंब दूरी, u बराबर वस्तु दूरी और f बराबर फोकस दूरी। तो हमेशा सदैव क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, इसके सूत्र को लिखे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि दर्पण सूत्र क्या है, इसके सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इससे संबंधित जानकारी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन है दर्पण सूत्र क्या है, इसके सूत्र को लिखें। वह सूत्र जिसमें वस्तु दूरी u
तो हम लोग देख लिए कि दर्पण सूत्र क्या है, इसके सूत्र को लिखे। तो वह सूत्र जिसमें वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v एवं फोकस दूरी f के बीच गणितीय संबंध को दर्शाता है, उसी को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र से हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, जहाँ u बराबर वस्तु दूरी, v बराबर मान लेंगे प्रतिबिंब दूरी और f बराबर फोकस दूरी। अब हम लोग इससे संबंधित अगला टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग आवर्धन सूत्र कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, इसके लिए भी हम सूत्र की प्राप्ति करेंगे कि वह सूत्र क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम जानते हैं कि आवर्धन को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, मतलब कैपिटल M से। कैपिटल मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल m से सूचित किया जाता है। तो मान लेते हैं कि यदि किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई hi, हाइट ऑफ एनर्जी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, हाइट मतलब ऊंचाई, मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो मान लेते हैं यदि किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई hi एवं वस्तु की ऊंचाई h0, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो m बराबर जो सूत्र होता है वह hi/ho। तो जहाँ यह है hi बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और ho मतलब वस्तु की ऊंचाई, तो किसी गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है और एक इसका मात्रक नहीं होता है, यह एक तरह का विमाहीन राशि है। आवर्धन को m से सूचित किए, hi बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, h0 मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब इसके लिए हम लोग सूत्र की प्राप्ति करेंगे, देखिएगा आप लोग। तो टॉपिक का नाम है आवर्धन। किसी गोलीय दर्पण के द्वारा तो हम लोग देखें आवर्धन कि किसी गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को सदैव m से सूचित किया जाता है। अब इसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो मान लेते हैं यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई hi एवं बीम की ऊंचाई h0
हो तो उत्पन्न आवर्धन m बराबर जो सूत्र होगा वह HI/H0, यह पहला हुआ व्यंजक मान लेते हैं। अब दर्पण में जो दूसरा व्यंजक होता है वह m बराबर -v/u होता है, इसको दूसरा व्यंजक मान लेते हैं। पुनः दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से हम जानते हैं कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में v से गुना कर दे रहे हैं, तो यह v/v हो जाएगा, अब प्लस यह v/u बराबर v/f हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, यह तो कट जाएगा एक मरतबा, तो 1 + v/u बराबर v/f, तो यह प्लस कर रहा है, इधर माइनस करेगा, और यह प्लस तो इधर माइनस, तो 1 - v/f बराबर -v/u, या -v/u = 1 - v/f। अब v/u जो होता है वो आवर्धन m के बराबर होता है, m बराबर सूत्र हो जाएगा 1 - v/f। यह तीसरा सूत्र हुआ। तो हम लोग देख लिए आवर्धन के लिए 3 सूत्र की प्राप्ति कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि यदि, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर रहे हैं, यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो, यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह सदैव वास्तविक एवं उल्टा होगा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक एवं उल्टा होगा। यह संकेत चिन्ह दर्शाता है। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह काल्पनिक एवं सीधा होगा। तो यहाँ हम 2 चीज देखें। यदि महत्वपूर्ण बिंदु, इसको नोट में आप लोग लिख सकते हैं विद्यार्थियों, यदि प्रतिबिंब का मान धनात्मक हो, मतलब आवर्धन का मान धनात्मक हो, तो धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है मतलब प्रतिबिंब जो है वास्तविक एवं उल्टा है। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो लास्ट टॉपिक होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। लास्ट टॉपिक यह है कि समतल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन का मान +1 है, इसका क्या अर्थ है, इससे हम लोग संबंधित चर्चा करेंगे। जानकारी नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि समतल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन का मान +1 है, तो इसका क्या अर्थ है। तो समतल दर्पण में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, मतलब इसका प्रकृति कैसी होती है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह काल्पनिक एवं सीधा होता है। और धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा भी समतल दर्पण की स्थिति में। तो लिखेंगे कि समतल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन का +1 है। इस कथन का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर है। और धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा है। इतना ही बात को हम लोग देखेंगे आंसर में। समतल दर्पण तो हम लोग देख लिए
कि समतल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन का मान +1 है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब के आकार मतलब साइज वस्तु के आकार के बराबर है, और धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक एवं सीधा है। तो बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसको नोटबुक बनाने का प्रयास करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो लाइव चैप्टर से संबंधित आप लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित टॉपिक पे बात करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। इसको पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलेंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके।